मगर नहीं आती है तो इसलिए तो ये बताने और समझाने के लिए यात्रा चलाने की जरूरत है। अब हम कहते हैं जाति आधारित नियुक्ति होनी चाहिए, टीवी वाले कहते हैं इससे जातिवाद बढ़ेगा। अब जातिवाद नहीं बढ़ेगा अगर हम इस पर कोई तर्क देते हैं तो वो तो टीवी पर आएगा नहीं, तो उसके लिए तो हमें यात्रा चला कर ही बताना है कि भाई जातिवाद नहीं बढ़ेगा। क्योंकि हमारा समाज जो है वो जाति के नाम पर सब करता है, लेकिन जब उन लोगों का मामला आता है तो कहता जातिवाद। हमारा समाज कितना ईमानदार है, जाति के नाम पर शादी करता है, विवाह करता है, सब कुछ करता है। लेकिन जैसे ही उन लोगों का मामला आता है, जैसे आप ये बात कहते हैं नहीं जातिवाद नहीं पढ़ना चाहिए, जातिवाद की बात नहीं होनी चाहिए। जब हम कहते ब्राह्मणों का कब्जा है, हमारे समझ नहीं जातिवाद नहीं पढ़ना चाहिए, जातिवाद की बात नहीं। अरे जातिवाद हो गया, उन्होंने कब्जा कर लिया, हम कह रहे हैं और समाज के लोग कितने ईमानदार हैं, वो कह रहे हैं जातिवाद की बात क्यों होनी चाहिए, जातिवाद नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मणों को गाली नहीं देना चाहिए। परसों मुझे बनारस में भी एक मिल गए थे, बोल रहे थे ब्राह्मणों को गाली नहीं देना चाहिए। हमने कहा आप गांव के रहने वाले, हम भी गांव के रहने वाले, कैसी कैसी गाली गांव में दी जाती है आपको भी पता होगा, हमको भी पता है। उसमें से कोई गाली हमारे लोग स्टेज से देते हैं, जो गाली गांव में जब झगड़ा होता है तो दिया जाता है, उसमें से कोई गाली देते हैं? अरे ब्राह्मण 3.5% है, डाटा है, आंकड़ा है, फैक्ट है ना। 3.5% है तो उसको क्या कहें, 85% है, 90% है, 3.5 है तो 3.5 है, तो कह रहे हैं 3.5 है। अब 3.5 वाले 79.2% नौकरियों पर कब्जा किए, मतलब 80% पर कब्जा किए। अब अगर ये कह रहे हैं तो ये गाली है, ये फैक्ट है, गाली नहीं। 3.5 वाले हर जगह कब्जा किए हैं, ये फैक्ट है, ये गाली नहीं। 3.5 वालों ने जाति व्यवस्था बनाई, वर्ण व्यवस्था बनाई, छुआछूत बनाया, शेड्यूल कास्ट को अछूत बनाया, ओबीसी को शूद्र बनाया, आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया। ये फैक्ट है। अगर हम ये बता रहे हैं तो ये गाली थोड़ी, ये फैक्ट है। अब तब तो भागवत जी भी स्वीकार कर लिए कि हमने बनाया। भागवत जी का बयान तो सुना होगा आप लोगों ने। भागवत जी ने कहा कि पंडितों ने जाति व्यवस्था बनाई, पूरे देश भर में प्रचार प्रसार शुरू हो गया कि भागवत जी ने कहा कि ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था बना दी। ब्राह्मणों ने भागवत जी को कहा आपको नेता मानते हैं तो कुछ भी बोलोगे, आपको नेता हम लोग मानते हैं तो कुछ भी बोलोगे तो नेता मानेंगे आपको। तो भागवत जी को डर लगा, तो भागवत जी ने कहा पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं होता है, विद्वान होता है। तो मैंने कहा बाबा साहब बहुत बड़े विद्वान थे, उनको तो कभी पंडित नहीं कहा गया। और गांधी जी और नेहरू जी में ज्यादा विद्वान गांधी जी थे ऐसा लोग कहते हैं, मगर गांधी जी के नाम के आगे कभी पंडित नहीं लिखा गया, नेहरू जी के नाम के आगे ही पंडित लिखा जाता है, नेहरू जी को ही पंडित जी कहा जाता है। तो विद्वता का मामला तो नहीं है, लेकिन चलो अगर भागवत जी की बात मान लेते हैं कि किसी विद्वान व्यक्ति ने जाति व्यवस्था बनाई, तो बनाने वाला इतना मूर्ख तो नहीं होगा कि लात जूता खाने के लिए खुद को नीचे रख लेगा। किसी यादव ने, किसी कुर्मी ने, किसी मौर्या ने, किसी गढ़िया ने, किसी निषाद ने, किसी धोबी ने, किसी पासी ने, किसी खटिक ने, किसी चमार ने अगर जाति व्यवस्था बनाई होती तो अपने को तो ब्राह्मण में रख लेता कम से कम, अपनी जाति को, मतलब अपनी जाति को ऊपर रख लेता कम से कम। अगर निषाद बनाता तो निषाद को ऊपर रख लेता, कुमार बनाता तो कुमार को ऊपर रख लेता, कुर्मी बनाता तो कुर्मी को ऊपर रख लेता, यादव बना, कम से कम अपनी जाति को तो ऊपर रख लेता। अब बनाने वाला विद्वान है, मूर्ख तो है नहीं। तो भागवत जी कह रहे विद्वान है, तो विद्वान आदमी खुद को लाल जूता खाने के लिए नीचे क्यों रखे? तो इससे भी साबित होता है कि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई, बाकी किसी ने नहीं बनाई। अब ब्राह्मणों ने बनाई ये बताना गाली देना, मगर हमारे लोग कितने ईमानदार हैं, ईमानदारी की कोई लिमिट थोड़े।
इतने साल से ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं। सेवा का काम कितना ईमानदारी से कितने दिन से कर रहे हैं। ब्राह्मणों के शरीर पर जितनी चर्बी है वो चर्बी ओबीसी के लोगों ने ही तो चढ़ाई हुई है, चाहे पहले चाहे अब। चलो सरकार बना लेते, कहां से बना लेते। ओबीसी के लोग अगर वोट ना दें तो सरकार बनेगी। ओबीसी के लोग पैदा करके भी खिलाते हैं, ओबीसी के लोग सर पर भी बिठाते हैं, ओबीसी के लोग सरकार में भी। ये सारा करने का काम ओबीसी के लोग करते हैं। बदले में ओबीसी को क्या मिलता है? मुसलमान से बोलो, अब तुम मर जाओ चाहे मुसलमान मर जाए, चाहे वर मरे चाहे कन्या मरे, पंडित को तो दक्षिणा से मतलब है। तुम मर जाओ चाहे ओबीसी मर जाए चाहे मुसलमान मर जाए, मामला हिंदू मुस्लिम को खड़ा। जैसे हिंदू मुस्लिम का मामला खड़ा वैसे क्या होगा? एससी एसटी ओबीसी का वोट हिंदू के नाम पर 3.5% वाले के पास चला जाएगा, 3.5% वाले के पास चला जाएगा। जो अपने वोट से गांव में पंच का चुनाव नहीं जीत सकता है वो देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तय करने लायक हो जाए। तो ये हो रहा है। और हमारे लोग हिंदू मुसलमान 75 साल से चला रहे हैं, आज तक नहीं समझ पाए। शिवाजी महाराज और औरंगजेब लड़ते थे, तो जब शिवाजी महाराज जीतते थे तो जो किला होता था वो शिवाजी महाराज के कब्जे में चला था, मतलब शिवाजी महाराज को फायदा होता। अब जब औरंगजेब जीतता था तो किला औरंगजेब के कब्जे में चला जाता था, तो फायदा औरंगजेब को हो जाता था। मतलब दो की लड़ाई में जो जीतता है उसको फायदा होता है। लेकिन ये 75 साल से हमारी अजीब लड़ाई चल रही है। हम और मुसलमान लड़ रहे हैं, चाहे हम जीते चाहे मुसलमान जीते, फायदा हमको ना होगा ना मुसलमान को होगा, फायदा किसी को होगा। ये अजीब लड़ाई चल रही है 75 साल से। मैं मध्य प्रदेश में एक दिन भाषण कर रहा था तो एक बजरंग दल का कार्यकर्ता मेरे कार्यक्रम में बैठा, तो उसने कहा पटेल जी आपकी बात चलो ठीक है, लेकिन देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, इसके लिए क्या करना है? अब पिछड़े वर्ग के लोग कितने अक्लमंद हैं इसका उदाहरण बता रहे हैं। ब्राह्मण क्या कह रहे हैं हमारे गली मोहल्ले में एक मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं। 100 साल बाद 200 साल बाद 500 साल बाद देश पर मुसलमान कब्जा कर लेंगे। क्या ब्राह्मण कह रहे हैं? एक मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 200 साल बाद 300 साल बाद 400 साल बाद या 500 साल बाद देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाए। अब हमारे लोग कितने अकलमंद हैं? 500 साल बाद मुसलमान संख्या में ज्यादा होंगे, तब मुसलमान के कब्जे को रोकने के लिए आज जो संख्या में सबसे कम है उसकी सरकार बना रहे हैं। कितने अकलमंद संख्या में आज कुछ ज्यादा, अपनी सरकार बनाने की नहीं सोच रहे हैं। संख्या में आज कुछ ज्यादा है, अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। सोच क्या रहे? 500 साल बाद मुसलमान का कब्जा नहीं होना चाहिए, इसलिए 3.5% वाले ब्राह्मण को सर पे बिठाने का। इतने अकलमंद है हमारे लोग। तो ये जो अकलमंदी है, ये अकलमंदी उन लोगों के अंदर डाली गई है। ये अकलमंदी उन लोगों के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, बजरंग दल के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा डाली गई। 3 समय हम बहुत बढ़िया वाले हिंदू, जब वोट देना हो तो हम बढ़िया वाले हिंदू, चंदा देना हो बढ़िया वाले हिंदू, और अगर मुसलमान से लड़ना है तब हम ही हिंदू हैं, तो ब्राह्मण हिंदू नहीं। तब वो कहता है कि यादव जी आप ही आगे रहो, हम पहले से ही 3.5% है, पता नहीं कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो और भी कमी आ सकती है, तो आप ही लड़ो, हम नहीं आते। मगर लड़ने के बाद जब मलाई खाने का मामला होगा, यादव जी, पटेल जी, मौर्य जी आपकी जरूरत नहीं है, अब तो हम हैं पंडित जी लोग। जब मंडल कमीशन की लड़ाई चल रही
16 नवंबर 92 को मंडल कमीशन का फैसला आया, 52% ओबीसी को 27% आरक्षण मिला। क्यों मिला? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। कौन से आर्टिकल में लिखा है 50% से ज्यादा नहीं हो सकता? कौन से आर्टिकल में लिखा है? कहीं नहीं लिखा। तो आप कहेंगे कि संख्या के अनुपात में मिले, ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? तो लिखा है ना जनसंख्या पर्याप्त प्रतिनिधित्व। पर्याप्त प्रतिनिधित्व को परिभाषित नहीं किया, लेकिन संविधान निर्माताओं ने अपने एक्ट से प्रभावित कर दिया। कैसे? जब शेड्यूल कास्ट की जितनी संख्या थी उतना रिजर्वेशन लागू कर दिया, शेड्यूल ट्राइब की जितनी संख्या थी उतना रिजर्वेशन लागू कर दिया, तो ये कह दिया कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व का मतलब संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व है। क्या ये सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी? आ रही थी, मगर 50% पर रोक दिया। और 50% पर रोक दिया तो ओबीसी जो कि SC ST को पहले मिल गया है, इसलिए आपको 27 पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जाएंगे 50 से ऊपर हो जाएगा। तो ओबीसी रुक गया। फिर क्रीमी लेयर लगा दिया। कौन से आर्टिकल में क्रीमी लेयर? बाबा साहब अम्बेडकर के सामने जब क्रीमी लेयर का मुद्दा आया संविधान सभा में, तो उन्होंने खारिज किया, इसका विरोध किया, और संविधान निर्माताओं ने उसका विरोध किया, उसको नहीं माना गया। तो ओबीसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कैसे क्रीमी लेयर लगा दिया? और लगा दिया तो सही नहीं है, तो ओबीसी विरोध में क्यों नहीं किया? मंडल कमीशन की वीपी सिंह ने केवल एक सिफारिश लागू की, बाकी नहीं लागू की। तो अगर ये सारी धोखेबाजी ओबीसी के साथ हुई, फिर जो जातियां स्टेट और सेंटर की लिस्ट में कॉमन थी केवल उन्हें ही ओबीसी माना गया। अब कितनी विसंगति है आप बताओ। हरियाणा का गुर्जर ओबीसी है, जाट ओबीसी नहीं। राजस्थान का जाट ओबीसी है, गुर्जर ओबीसी नहीं। अजीब मामला है। तो ये सारी जो धोखेबाजी हुई, प्रमोशन में आरक्षण, मंडल की कोई सिफारिश ही बाकी लागू नहीं। तो ये जो धोखेबाजी हुई, इसके बारे में ओबीसी के लोग बोलते। कब बोलते? जब इसके बारे में अखबारों में चर्चा होती, टीवी पर चर्चा होती, तब वो पढ़ते और बोलते। आजकल मैं अभी महाराष्ट्र में यात्रा पर था 2-3 महीने, जनवरी से लेकर वहां से आया तो फिर यहाँ, तो मैं महाराष्ट्र में भी लोगों को पूछ रहा था और देश भर में पूछता हूं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ा के तो ऐसे चेहरा देखते हैं ओबीसी के बहुत सारे लोग कि जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी की कोई लेटेस्ट रिसर्च उनसे पूछ लिया हो जो उनको नहीं पता है। ऐसे है जिससे तुमको 27% मिलता है, उसमें और क्या क्या लिखा है, क्या तुमको मिलना चाहिए, ये तो पढ़ो। मगर नहीं पढ़ते। जब ये नहीं पढ़ते तो ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी कहां से पढ़ेंगे? अरे मंडल कमीशन नहीं पढ़ते, इससे मिल रहा है 27%, तो ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी तो बहुत बड़ी बात हो गई। अच्छा, पढ़ेंगे कैसे? मिलना चाहिए। अगर कोई आदमी पढ़ना भी चाहे, मंडल कमीशन कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ढूंढ ही नहीं पाएगा कहाँ मिलेगा, अवेलेबल ही नहीं है। तो आज नहीं पता है तो आज की लोगों की गलती नहीं है, उसी समय इसको दबा दिया गया। उसी समय इस पर अखबारों में आर्टिकल छपते कि ओबीसी को क्या मिला क्या नहीं मिला, तो ओबीसी पढ़ता समझता। मगर ब्राह्मणों ने क्या सोचा कि अगर ओबीसी को इस मुद्दे पर जागृति हो गई कि ओबीसी के साथ धोखेबाजी हुई, तो पार्लियामेंट ओबीसी घेर लेगा। क्योंकि मंडल को लेकर तो बहुत सारा संघर्ष चल ही रहा। तो अगर ओबीसी घेर लेगा संसद को, तो कौन कहेगा कि नहीं देखे? जैसे अभी जाति जनगणना का मुद्दा है, गले का फांस बना हुआ ना, गिनती रुकी पड़ी है। लोगों को लोग कहते हैं कोविड की वजह से नहीं रुकी है, आपकी वजह से रुकी है। उनको लगता है अगर 24 के इलेक्शन के पहले जनगणना कराएंगे और जाति आधारित जनगणना नहीं कराएंगे तो बवाल खड़ा होगा देश में, और बवाल खड़ा होगा तो ओबीसी हमारे हाथ से निकल जाएगा। 24 का इलेक्शन
इलेक्शन हम जीत नहीं पाएंगे, इसलिए 24 तक इसको ठंडा रखो। तो बोलते नहीं, बीजेपी का नेता कहता है होना चाहिए। अरे होना चाहिए तो तुम्हारी स्टेट में गवर्नमेंट है, सेंटर में गवर्नमेंट है, क्यों नहीं हो रहा? डिप्टी सीएम साहब को पूछा गया, नहीं होना चाहिए, हम उसके विरोध में नहीं है, लेकिन लोग राजनीति कर रहे हैं। अरे तो राजनीति करने का मौका ही तुम लोग क्यों दे रहे हो? तुम्हारी स्टेट में गवर्नमेंट है, सेंटर में गवर्नमेंट है, डबल इंजन की सरकार है। अभी तो मेयर का जीत गए तो कह रहे हो ट्रिपल इंजन की हो गई, तो अभी क्यों नहीं कर रहे? तो इन लोगों ने सोचा कि अगर ये लोग इस मामले को उठाएंगे तो विरोध करना संभव नहीं है, क्योंकि विरोध करेंगे तो ये हमारे विरोध में खड़े हो जाएंगे। ये हमारे विरोध में खड़े हो जाएंगे तो इनकी संख्या ज्यादा है तो वोट नहीं मिलेगा, वोट नहीं मिलेगा तो हमारी सरकार ब्राह्मणों की नहीं बनेगी, इनकी बनेगी। तो इसलिए उन लोगों ने कहा विरोध करना खतरा है, लेकिन समर्थन भी कर दे तो और बड़ा खतरा है। क्योंकि ब्राह्मणों ने एक सपना देखा था जब 1857 का संग्राम किया, तब से सपना देखा कि आजाद भारत पर ब्राह्मणों का कब्जा हमको करवाना है। ये सपना ब्राह्मणों ने देखा। 1857 में भी मुसलमानों को आगे कर दिया। तो ये जो सपना देखा था, तो आज भी वो सपना उनके दिमाग में है। अगर एससी को संख्या के अनुपात में मिल जाए, एसटी को संख्या के अनुपात में मिल जाए, ओबीसी को संख्या के अनुपात में मिल जाए, माइनॉरिटी को संख्या के अनुपात में मिल जाए, सबके साथ न्याय हो जाए, तो ब्राह्मण के खाते में तो 3.5% ही आएगा। तो 3.5 पर संतुष्ट कहां है? वो तो चाहता है पूरे देश पर हमारा कब्जा होना चाहिए। इसीलिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया, वरना किस मामले में कम थे? पढ़ाई लिखाई के मामले में नेहरू से कम नहीं थे, उम्र के मामले में भी नेहरू से कम नहीं थे, आजादी के आंदोलन में जो उनका योगदान था वो भी नेहरू से कम नहीं था। और गांधी जी भी ऐसा मानते थे कि अगर मुझे सरदार पटेल नहीं मिलते तो हम कामयाब नहीं होते, ऐसा गांधी जी भी मानते थे। ये सब बात होने के बावजूद क्यों सरदार पटेल को नहीं बनाया? तो गांधी जी को बाद में पूछा गया कि आपने नेहरू को क्यों चुना? क्योंकि बड़े बड़े नेता सवाल कर रहे थे, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग और बहुत सारे लोग। तो गांधी जी ने जवाब दिया कि नेहरू दूसरे नंबर का पद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। अब दूसरा सवाल खड़ा हो गया कि नेहरू दूसरे नंबर का पद स्वीकार करने के लिए क्यों तैयार नहीं थे? क्योंकि नेहरू ऐसा मानते थे कि हम जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में ऊपर है, ब्राह्मण। देश पर ब्राह्मणों का कब्जा होना चाहिए, आजाद भारत में ब्राह्मणों के हाथ में आना चाहिए, किसी बैकवर्ड के हाथ में देश नहीं आना चाहिए। तो वो चीज आज भी है। तो अगर हमारा 52% ओबीसी को मिल जाएगा तो ब्राह्मण को ऐसा लगता है ब्राह्मण का कब्जा कैसे रहेगा फिर? तो इसलिए उन्होंने सोचा समर्थन करें तो कब्जा हटे, विरोध करें तो सरकार जाए, दोनों खतरा है। तो उन्होंने तीसरा रास्ता निकाला। आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाला, मोदी जी को उसका सारथी बनाया और कहा रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, रितंबरा, कितने बड़े बड़े नेता थे भाई। लग रहा था कि यही लोग प्रधानमंत्री बनेंगे जब भाजपा की सरकार बनेगी, इतने बड़े बड़े नेता थे। तो क्या हुआ? जिस ओबीसी को संसद भवन की तरफ जाना चाहिए था, वो ओबीसी अयोध्या की तरफ चला गया। अब जब हाथी टकराएगा किसी बड़ी चीज से, हाथी जब बड़ी चीज को टक्कर मारेगा तो तहस नहस तो होगा। अब हाथी की दिशा जो देने वाला है वो किधर दिशा दे रहा है उसके ऊपर निर्भर है। अब दिशा ओबीसी की हो गई बाबरी मस्जिद की तरफ। तो 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिर गई। मंडल कमीशन का मामला हवा में उड़ गया और बाबरी एक्शन कमेटी उधर से बन गई, उधर से वो बोलते, इधर से ये बोलते। अब बाबरी राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि। मंडल कहाँ गया? उसमें मंडल गायब हो गया। तो ओबीसी को खाक पता चलेगा कि मंडल में क्या मिला क्या नहीं मिला? आज तक नहीं पता चला, आज तक नहीं पता चला कि क्या मिला क्या नहीं मिला। चलो अब हम और मुसलमान लड़ गए, उदाहरण देकर समझा। ये समझाने के लिए इतनी बड़ी कहानी
ये हम और मुसलमान लड़ लें, चलो मंदिर बन रहा है, मंदिर बन रहा है, ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को रखा क्या? अरे हमने कहा भाई देश भर के ओबीसी वाले अच्छे वाले हिंदू नहीं होंगे, मान लेते, विनय कटियार भी अच्छे वाले नहीं है, कैसे कह रहे हो? परवीन तोगड़िया भी अच्छे वाले नहीं है, कैसे कह रहे हो? उमा भारती भी अच्छी वाली हिंदू नहीं, कैसे कह रहे हो? कल्याण सिंह अच्छे वाले हिंदू नहीं थे, कैसे कह रहे हो? तो बोलते नहीं, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ब्राह्मण ही हिंदू है, क्योंकि वहां मलाई नहीं है। वहां मंदिर के ट्रस्ट में जाएगा तो वहां मलाई है, जहां मलाई है वहां एससी एसटी ओबीसी हिंदू नहीं है, वहां ब्राह्मण ही हिंदू है। इसीलिए लोहिया जी ने एक किताब लिखा, हिंदू बनाम हिंदू। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने एक किताब लिखा, हिंदू बनाम हिंदू। तो हिंदू बनाम हिंदू क्या है? ये हिंदू हिंदू करके अपना ही कब्जा करते हैं, तो बाकी हिंदू क्या करें? अगर उनकी भाषा में मान लिया जाए सब हिंदू, तो बाकी हिंदू क्या करें? तो बाकी हिंदू तो कहा जा रहा है कि नहीं, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अब हमारे लोग खुशी के मारे पूरे में समा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अब ये नहीं पता है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हिंदू राष्ट्र का प्रचार ब्राह्मण कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाना कोई मकसद नहीं है, राष्ट्र पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाना है। हिंदू राष्ट्र बनाना कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्र तो नहीं मुस्लिम राष्ट्र है, न क्रिश्चियन राष्ट्र है, न सिख राष्ट्र है, कोई नहीं है, ये तो सबको सबकी स्वतंत्रता है। तो ये ब्राह्मण क्यों चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर इनका समर्थन लो और पूरा कब्जा ब्राह्मणों का करा? तो मोदी कैसे लेट गए थे, देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? एकदम से लेट गए थे, एकदम से। तो संसद भवन की सीन दिख रही थी, वो सीन देखने के बाद वो संसद भवन की सीन दिख रही थी, और संसद भवन में नेता बोलते, इस बार अब नेता बुलवाए जा रहे थे। ये भी देखा होगा शायद आप लोगों ने टीवी पर कि सलमान खान ने क्या कहा संसद भवन के उद्घाटन पर, अक्षय कुमार ने क्या कहा संसद भवन के उद्घाटन पर। नेता नहीं बोल रहे थे, अभिनेता बोल रहे थे, और मोदी जी भी अभिनय कर रहे थे, वो भी अभिनेता की इस श्रेणी में आ गए, वो भी तो सरेंडर हो गए, पूरा सरेंडर हो गए। इसी लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री के लिए ये कोई अच्छी बात है, इसका दुनिया में अच्छा मैसेज मिलेगा। तो हम इस परिप्रेक्ष्य में ये बात बता रहे हैं, हम और मुसलमान लड़ रहे हैं, हमें और मुसलमान को 75 साल से लड़ाया जा रहा है। फायदा ना हमें हो रहा है ना मुसलमान को, फायदा लड़ाने वाले को हो रहा है, क्योंकि हम तो लड़ने वाले, लड़ाने वाला जो है उसको फायदा हो रहा है। तो इस नीति की अब ओबीसी समाज को समीक्षा करनी चाहिए और इस नीति में परिवर्तन करना चाहिए कि अब हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई नहीं हो। अब लड़ाई किस बात पर होगी? सबकी गिनती करो, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। तो इंसाफ की बात है ना, न्याय की बात। सबकी गिनती करो। अब विकास 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 कह रहे, सबसे ज्यादा विकास अगर शब्द कोई बोलता होगा तो भाजपा के लोग। चलो विकास कह रहे हो तो विकास बगैर डाटा के होगा। कितने ओबीसी कच्चे मकान में रहते हैं, कितने ओबीसी पक्के मकान में रहते हैं, कितने ओबीसी के पास जमीन है, कितने ओबीसी भूमिहीन है, कितने सरकारी नौकरी में है, कितने प्राइवेट नौकरी में है, कितने हाई स्कूल पास बेरोजगार हैं, कितने हाई स्कूल फेल बेरोजगार हैं, कितने इंटरमीडिएट पास बेरोजगार हैं, कितने ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। ये सारे आंकड़े कहां से आए? जनगणना से आएंगे, और इस आंकड़े के आधार पर हमारे विकास की कोई योजना बन सकती है। मगर जब ये आंकड़े ही नहीं कलेक्ट किए जाएंगे तो विकास कैसे होगा? तो आंकड़े नहीं कलेक्ट किए जा रहे हैं, फिर भी हम लोग वोट दे रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों को हल्दी दिखाने से ही हमारे लोग पीले हो जा रहे हैं। तो लगाने की क्या जरूरत है? जब विकास सुनकर ही वोट दे रहे हैं तो विकास करने की क्या जरूरत है? लेकिन दूर से दिखा दिया तो पीले हो गए, पीले हो गए तो उनकी सरकार बन जा रही।
ओबीसी के मुद्दे को बार बार काउंटर किया जा रहा है, ओबीसी के मुद्दे को बार बार दबाया जा रहा है। जाति जनगणना का मुद्दा जब 2011 में हम लोगों ने खड़ा किया, पूरा पार्लियामेंट बंद हो गई, तो अन्ना हजारे आ गए, बाबा रामदेव आ गए मैदान, आ नहीं गए, ले आए। और अन्ना हजारे ने कहा कि जब तक लोकपाल नहीं आएगा तब तक रामलीला मैदान से नहीं जाएंगे, ऊपर भले चले मगर रामलीला मैदान से नहीं जाएंगे। तो हम उस समय 1 सितंबर 2011 को भारत मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में जाति आधारित जनगणना की बहुत बड़ी रैली हो रही। उसमें शरद यादव, रामविलास पासवान और तमाम उस समय के बड़े नेता उसमें थे। तो हम लोगों को समझा रहे थे, चलो दिल्ली जनगणना कराना है। तो ओबीसी के लोग क्या कह रहे थे, पटेल जी बेचारा अन्ना हजारे जो कितना ईमानदार आदमी है, राजा हरिश्चंद्र के बाद पहला कोई ईमानदार आदमी है, अब उसका भी प्राण संकट में है, पहले उसको बचा लो। ईमानदारी देश में हो जाएगी, बाकी सब काम हो जाएगा। तो हमारे लोग कभी मंदिर बनाने चले जाते हैं, कभी ईमानदारी की लड़ाई लड़ने चले जाते हैं। हमने कहा कि जब तुम्हारी गिनती का मुद्दा खत्म हो जाएगा तो अन्ना हजारे अखबार के पन्ने से गायब हो गए। अभी दिख रहा है अन्ना हजारे अभी नहीं, किसान आंदोलन वाले खोज रहे थे बेचारे अन्ना जी कहाँ गए, वो भी किसान है, तो दिख ही नहीं रहे थे। रामदेव जी को पूछा कि वो काला धन का क्या हुआ, कहा नहीं हमने छोड़ दिया, अभी हम देश के धन के चक्कर में पड़ गए, क्योंकि उधर का आने का कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है, तो हम सोच रहे हैं इधर से कुछ जुगाड़ लगाया जाए, तो हम देश का ही धन लेने के चक्कर में पड़ गए, अभी काला धन के चक्कर में नहीं। तो सवाल ये है कि जब हमारे एजेंडे को हम नहीं सेट करेंगे, हमारे मुद्दे को लेकर हम जागृत नहीं रहेंगे, तो बार बार हमारे मुद्दे को हवा में उड़ाया जाएगा, चाहे हिंदू मुसलमान के नाम पर, चाहे 3 तलाक के नाम पर, चाहे 370 के नाम पर, चाहे हिजाब के नाम पर, चाहे जिस नाम। तो हमें हमारे मुद्दे की लड़ाई लड़ना है। हम बार बार दूसरे के मुद्दे की लड़ाई लड़ते हैं, हमें हमारे मुद्दे की लड़ाई लड़ना है। हमारी गिनती होना चाहिए, हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। चलो ओबीसी के लोग अगड़ा बनना चाहते हैं, अगड़ा हम लोग बनना चाहते हैं, अगड़ा कैसे बनेंगे? अरे जब कहीं हमारा कुछ रहेगा ही नहीं, अभी बता रहे थे यादव जी, क्या बता रहे थे, कहीं तुम्हारा कुछ नहीं, अच्छा नहीं है तो अगड़े हैं। केवल कुर्मी क्षत्रिय लिख लेने से अगड़े हो जाएंगे, यादव क्षत्रिय लिखने से यादव अगड़े हो जाएंगे, मौर्य क्षत्रिय लिखने से अगड़े हो जाएंगे, इससे तो अगड़े नहीं हो जाएंगे। अगड़े होने के लिए देश के साधनों संसाधनों में आपकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो वो फार्मूला हमारे पास है अगड़ा होने का। क्या फार्मूला है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ओबीसी की संख्या 60% है तो अगड़ा हो गया, सबसे ज्यादा उसको मिल जाएगा इस फार्मूले से। इस फार्मूले की लड़ाई लड़ने के बजाय हम अगड़े हैं डंका पीटने से थोड़ी अगड़े हो जाओगे। देश के साधनों संसाधनों में जब आपको आपका हक मिलेगा, आपका हिस्सा मिलेगा, तब अगड़े हो जाओगे। मगर वो अगड़े होने के लिए, हिस्से के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन हमारे लोग हिस्से के लिए लड़ाई को समझते ही नहीं है, दूसरी लड़ाई को लड़ते हैं। कुछ लोग समझने लगे तो उनको भी डाइवर्ट किया जा रहा है। कैसे डाइवर्ट? हर बिरादरी में एक नेता, एक तो धर्म का नशा, तो वो तो सत्यानाश कर ही रहा है। अब फिर जाति का नशा चल रहा है, वो बहुत जोर से बोल रहा है। हर जाति में एक जाति वाला नेता, तो क्या कहते, सब जाति आगे चली गई, देखो फला जाति को, देखो फला जाति को, देखो फला जाति, अपनी पीछे रह गई, आगे ले जा। गांव का आदमी बेचारा, उसको कौन सा डाटा है, कौन सी जाति आगे चली गई है, कौन सी जाति पीछे रह गई है। वो बिरादरी के नेता को सुनता है, कहता है अच्छा सब आगे चले गए, हम ही लोग पीछे हैं, तो अच्छा तो फिर क्या करना है, तो नेताजी के पीछे चलना है। चलो चलेंगे आपके पीछे, अपनी बिरादरी को आगे ले चलो। अब बिरादरी के लोग नेताजी के पीछे और नेताजी अमित शाह के पीछे, बिरादरी के लोग नेताजी के पीछे और नेताजी अमित शाह के पीछे, फिर हो गया अच्छा खत्म। अभी पंचायत अधिकारी के पदों की जो भर्ती आई, उस
उसमें 7.5% आरक्षण दिया, 27% दिया, 9.5% दिया, अब हो गया खत्म। तो कुछ नेताजी को लगा कि अगर नहीं बोलेंगे तो कौन सा बोल लेकर समाज में जाएंगे। तो कुछ नेता लोगों ने कहा कि बहुत गलत हो रहा है, जो अमित शाह के पीछे चल रहे हैं उनमें से ही बोला नहीं बहुत गलत हो रहा है। तो हमने कहा कि पहले घर में आग लगाने वालों का साथ दे दो, उसको मजबूत कर दो, और फिर जब वो घर में आग लगाए तब बोलो कि नहीं नहीं आग लगा रहा है, गलत कर रहा है। अरे तो आग लगाने वाले का साथ क्यों दे रहे? आरक्षण का विरोध करने वालों का, आरक्षण का खत्म करने वालों का साथ दे रहे हो और समाज से दिलवा रहे हो, और फिर कह रहे हो मैं गलत हो रहा है। अरे चलो अब समझ में आ गया गलत हो रहा है, अरे अब तो छोड़ दो। जब जागो तभी सवेरा कहा जाता है। अब समझ में आ गया गलत हो रहा है तो अब तो छोड़ दो। लेकिन हमारे कुछ नहीं, कोई बोलता नहीं है, हमारा नेता बोलता है तो बोलने का क्या करना है? उसको बोलने से पंचायत अधिकारी में भी आरक्षण नहीं मिल रहा है। यूपीएससी की तो बात हम नहीं कर रहे हैं, पंचायत अधिकारी में नेता मंत्री आपके आरक्षण नहीं दिलवा पा रहे हैं। क्या मतलब, क्या मतलब है ऐसे बोलने का? और वो डंका पीट रहे हैं, हमने 27 मंत्री बना दिए, उनको 2-4 गाड़ी दे रहे हैं, उनके साथ 2-4 पुलिस वालों को सिक्योरिटी दे रहे हैं ताकि अपनी बिरादरी में जाएं तो पता चले बड़ा वाला नेता है। बड़ा वाला नेता आजकल कैसे पता चलता? 2-4-10 गाड़ी होना चाहिए, पुलिस की 2-4 गाड़ी होना चाहिए, जितनी बड़ी सिक्योरिटी उसको मिली हो उतना बड़ा नेता है। तो ये जो सिस्टम बना के रखा है, इस सिस्टम को भी समाज को समझाने की जरूरत है। नहीं तो आपका वोट लूट लिया जाए। पहले आप डायरेक्ट देते थे, अब समझ गए तो बिचौलिए के माध्यम से दे रहे हो। फायदा किसको होगा? समाज को कोई फायदा होता है? जो विधायक नहीं था वो विधायक बन जाता है, जो मंत्री नहीं था वो मंत्री बन जाता है, उसका फायदा हो जाता है। समाज का क्या फायदा? समाज का कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन समाज इस चक्कर में फंसा हुआ है। तो ये समाज को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो धर्म के चक्कर में फंसा हुआ, दूसरा जाति के चक्कर जो उससे थोड़ा उतरा है वो इस चक्कर में फंसा हुआ, लगातार हो रहा है। अभी 17 का जब चुनाव था तो क्या प्रचार हो रहा? एक घर में बैठकर आरएसएस में देखो अखिलेश यादव तो सवाहिरों को ही नौकरियां देंगे, किसी को तो और मिलेगी नहीं, भाजपा को तो वही वोट देंगे नहीं, तो भाजपा की सरकार आएगी तो भाजपा क्यों वही लोग को नौकरी देगी? तो पटेल जी आपको मिलेगी, मौर्य जी आपको मिलेगी, पाल जी आपको मिलेगी, राजभर जी आपको मिलेगी, चौहान जी आपको मिलेगी। यही बात शेड्यूल कास्ट में भी समझाया। देखो मायावती तो चमारों को देती है, लेकिन खटीक जी, धोबी जी, पासी जी, तुमको तो मायावती नहीं देगी, हम देंगे। हम तो चमार को नहीं देंगे क्योंकि हमको वोट नहीं देगा, वो तो बसपा को वोट देगा, तो हमारे साथ आओ हम दे देंगे। तो सबने दे दिया तो मिल गई सबको नौकरी। अब नौकरी ही खत्म हो रही है, मिलने के बजाय खत्म हो रही है। 27 के बजाय 7.5 मिल रहा। 2014 में मोदी जी ने कहा था देश नहीं बिकने। हम लोग बहुत खुश हो गए क्योंकि हम लोगों की भावनाएं देश से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई, और ये बात वो लोग जानते हैं क्योंकि देश हमारा है, तो हमारी भावनाएं स्वाभाविक है जुड़ी रहे। तो वो हर चीज में देश का मुद्दा उठा देते। जैसे कोई उनका विरोध करता, कहते देश का अपमान है। जैसे लोगों ने कहा कि भाई राष्ट्रपति से संसद भवन का उद्घाटन होना चाहिए था, क्यों प्रधानमंत्री? उन्होंने कहा बताओ, इतनी बड़ी विरासत मिल रही है देश को, देश का अपमान कर रहे हैं लोग, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। तो हर चीज में देश डाल देते हैं ताकि आप भ्रमित हो जाए। हर चीज में देश डाल देते हैं, राष्ट्र का मुद्दा हर चीज में डाल देते हैं। कहा देश नहीं बिकने होगा, हमारे लोग भावुक हो गए। जैसे लगा कि अब तो बिक ही जा रहा था, बस मोदी जी आ गए तो अब बच जाएगा, नहीं तो अब तो कोई बचाने वाला था नहीं। तो आ गए मोदी, फिर कहा व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं। पढ़ा था आप लोगों ने खबर की नहीं पढ़ा? तो व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं है, इसका मतलब क्या है? जितनी सरकारी कंपनियां, सरकारी उद्योग, जितनी भी सारी सरकारी संस्थाएं हैं, उस सब को बेचा जाए।
क्या कहा था? देश नहीं बिकने दूंगा। कर क्या रहे हैं? देश नहीं बचने दूंगा। मन ही मन कसम खा लिया, जब तक एक चीज अडानी को नहीं दे दूंगा चैन से नहीं दे। तो रेलवे तक प्राइवेट। अच्छा चलो, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबकी इच्छा है कि हमारे बेटा बेटी को सरकारी नौकरी मिल जाए। कहां से मिलेगी? सरकारी कुछ बचेगा तब सरकारी नौकरी बचेगी। जब सरकारी ही नहीं होगा तो सरकारी नौकरी कहां से होगी? मैं एक दिन, मुझे नागपुर जाना था तो इलाहाबाद में गया, थोड़ा समय था, बगल में BSNL की ऑफिस, उसमें एक SDO है, तो उनके पास गए हम। तो उन्होंने पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक 2 आदमी, पूरी बिल्डिंग में 2 आदमी, उसमें से कोई एक ही सरकारी, बोले हम ही अकेले हैं, बस एक को चाय पानी के लिए प्राइवेट रखा हुआ है। ये स्थिति है। एक कर्मचारी 10 कर्मचारी का काम कर रहा है। तो अगर ये स्थिति है तो आप 52 की बात कर लो, 60 की बात कर लो, 27 की बात कर लो, जब नौकरी नहीं बचेगी तो आरक्षण कहां से लोगे? तो देश किस दिशा में जा रहा है? आने वाले समय में भारत के अंदर भारत रहेगा, इसकी खोजना पड़ेगा। कहां है भारत में? भारत कहां है? ऐसा खोजना पड़ सकता है आने वाले समय में। तो इसलिए हम लोगों को ये जो जाति और धर्म के बीच में हम लोग फंसे हुए हैं, अगर ऐसे हम लोग फंसे हैं तो देश फिर गुलाम हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत आजादी संविधान की वजह से मिली, ये खत्म हो जाएगी और खत्म ही हो रही, तो फिर देश गुलाम हो जाएगा। इसलिए जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इन चीजों को समझ रहे हैं, उनको खड़े होने का भी राजदंड स्थापित किया गया संसद में। लोकतंत्र में राजदंड की क्या आवश्यकता है? राजदंड तो राजशाही का प्रतीक है, और उसके लिए बड़ी लंबी चौड़ी कहानी बनाई गई कि नेहरू जी को माउंटबेटन ने दिया, उसका सम्मान नहीं हुआ बेटा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो माउंटबेटन लोकतांत्रिक चुने हुए थे, या जब नेहरू जी को दिया तो उस समय नेहरू जी को ही लोकतांत्रिक चुने हुए थे? चलो मान लो दिया तो इन लोगों ने मांगा तो दिया ना, चलो दे दिया। तो संविधान निर्माता थे, संविधान सभा थी, तो संविधान सभा अगर उस राजदंड को इतना महत्व देती तो संविधान में उसका जिक्र करती और उसी समय उसको हाउस में स्थापित करवा देती। मगर संविधान निर्माताओं ने उसको कोई महत्व नहीं दिया, खुद नेहरू जी ने उसको कोई महत्व नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि संविधान निर्माता ये मानते थे हमें राजतंत्र स्थापित नहीं करना है, हमें लोकतंत्र स्थापित करना है, राजतंत्र नहीं स्थापित करना है। ऐसा संविधान निर्माता मानते हैं। आज RSS वाले मानते हैं हमें राजतंत्र फिर से स्थापित करना है, दिखावटी लोकतंत्र होना है। अब उसमें चोल वंश की कहानी जोड़ते। अब चोल वंश में राजा को कौन देता था राजदंड? पुरोहित देता। इसका मतलब पुरोहित की सत्ता राजा से ऊपर है, तभी तो पुरोहित राजा को राजदंड देता था, सौंपता था। इसका मतलब यह है कि यह ब्राह्मण नियंत्रित व्यवस्था थी। उन्होंने कहा कि जो पुरोहित आए थे वो ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मण नहीं थे तो भी ब्राह्मणों की व्यवस्था, अगर नहीं थे तो कौन थे? यही बता दो। उनको कास्ट सर्टिफिकेट दे दो, नहीं थे तो कौन थे? उनका कास्ट सर्टिफिकेट दे दो। और नहीं थे मगर तुम्हारी व्यवस्था मानते हैं तो काम किसका होगा? तो ये ब्राह्मण नियंत्रित व्यवस्था भारत में लागू करने का संकेत है कि ईवीएम से चुनाव की नौटंकी हम करते रहेंगे और हमारा ब्राह्मण नियंत्रित राजतंत्र, जैसे ब्राह्मण पहले जिसको चाहते थे राजा घोषित करते थे, क्षत्रिय का दर्जा देते थे और उससे अपना काम करवाते थे, वैसे आज करवा रहे हैं। मोदी जी क्या है? RSS ने पहले प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मोदी जी को घोषित किया, जनता ने तो बाद में चुना। मोदी जी अपने को OBC कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट में लिख कर दे दिया कि ओबीसी की गिनती नहीं कर सकता। 314 ओबीसी के बच्चों की नियुक्ति रोक दिया क्रिमिनल के नाम पर। स्कॉलरशिप बंद हो गई। 6 लाख लोगों का वजीफा ओबीसी के केवल उत्तर प्रदेश में केवल रुका हुआ है। 6 लाख ओबीसी के बच्चों। और डबल इंजन की सरकार है। शिक्षा मंत्री कश्यप जी है, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कश्यप जी हैं, उन्होंने कहा बजट नहीं। अरे यहां भी सरकार है, सेंटर में भी सरकार है, इसके बावजूद बजट नहीं। तब का अमेरिका में सरकार बना के बजट दोगे? अमेरिका में तो सरकार बनाओगे नहीं। अभी जितना बनाना था उतना तो बन गई, राज्य में भी बन गई, केंद्र में भी बन गई। हर काम के लिए बजट है, मगर ओबीसी के बच्चों को वजीफा देने के लिए बजट नहीं। पढ़ लोगे तो नौकरी मांगोगे और संकट पैदा हो जाएगा, तो काहे के लिए पढ़ोगे, काहे के लिए नौकरी मांगोगे। तो ये ब्राह्मण नियंत्रित राजतंत्र स्थापित करने का कार्यक्रम है। मगर हमारे पिछड़े वर्ग के नेता बोलते हैं, अरे जब 10% लागू हुआ तो मुझे तो लगा कि आज पिछड़े वर्ग के नेता जाग गए। इतना रोना रोए संसद में। जिन लोगों ने वो सुना होगा संसद की डिबेट, महोदय पिछड़े वर्ग के साथ ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। हमने कहा आज तो इनका जमीर जाग गया है, आज तो कुछ होकर ही रहेगा, आज तो ओबीसी को कुछ होकर ही मिलकर ही रहेगा। लेकिन लास्ट में क्या कहा? हम 10% का समर्थन। ये नहीं कहा कि चलो तुम्हारे 10 का समर्थन करते हैं, तुम हमारे 52 का आज ही बिल पास कर लो, दोनों ले आओ। हमारे 52 का तुम ले आओ और अपने 10 का भी ले आओ। हम अपने 52 को, हमारे 52 का तुम समर्थन करो, तुम्हारे 10 का हम समर्थन करते हैं। ये नहीं कहा। सारा रोना रोया, हमको इतना मिलना चाहिए था, इतना मिलना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। लास्ट में कहा महोदय हम इस बिल का समर्थन करते हैं। और फिर बाहर निकले तो विरोध में प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें भी शामिल हो गए। ऐसे ऐसे भी महान अंदर समर्थन करके आए, बाहर विरोध में भी शामिल हो गए। तो ये बहुत सारी स्थितियां देश के अंदर बन रही हैं। पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी हो रही है, लोग पढ़ नहीं पा रहे। तो इन सारी स्थितियों को अगर रोकना है तो लोगों को जागृत करना पड़ेगा, संगठित करना पड़ेगा और सड़कों पर उतरकर संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं। जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी कहते थे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, शोषितों ने ललकारा है 90 भाग हमारा है। तो ये 90 वाले जगदेव प्रसाद ने तब कहा, आप तो कम से कम समझते हैं और इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं। ओबीसी के लोग ब्राह्मण से दोस्ती करते हैं, ये घोड़ा और घास वाली दोस्ती। घोड़ा और घास की दोस्ती हो गई, फिर घोड़े को भूख लग गई, घास को ही लगाएगा। आप ब्राह्मण से दोस्ती करोगे, आपका उपयोग करेगा, उपयोग करने के बाद खेलेगा। जैसे विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती तो हमारा स्वाभाविक मित्र कौन हो सकता है, ये भी तो हमको खोजना पड़ेगा। हमारा स्वाभाविक मित्र कौन हो सकता है? जो हमारे समकक्ष समस्याओं वाला है, जो अधिकार वंचित है। कौन है? शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, माइनॉरिटी के तमाम लोग हैं। ये हमारे समकक्ष हो सकते हैं, क्योंकि ये सब अधिकार वंचित है। और इनको किसी को ये नहीं है नहीं हमारा ही हो जाना चाहिए पूरा करके, बल्कि ये सब इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी इस देश में होनी चाहिए। इस बात के लिए लड़ रहे हैं। तो इसको लड़ने में सबसे ज्यादा फायदा ओबीसी को है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा सबसे ज्यादा कौन लगाता है? फायदा ज्यादा किसको होता है? अगर ये लागू हो तो ज्यादा फायदा ओबीसी को होगा, मगर ये नारा ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग लगाते हैं। तो ये हमारे स्वाभाविक मित्र हो सकते हैं। और लोकतंत्र में अगर हम लोग SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोग मिलजुल कर 100% कोई नहीं इकट्ठा होता है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा भी इकट्ठा हो जाए तो हम एबव 50 हो जाएंगे, और एबव 50 हो जाएंगे तो हम इस देश में जो चाहते हैं वो हम करने लायक हो जाएंगे। तो इस पर हम लोगों को काम करने की जरूरत है, लोगों को जागृत करने की जरूरत है, लोगों को संगठित करने की जरूरत है और संघर्ष करने की जरूरत। हमारे लोग ये भी नारा लगाते हैं कुछ लोग, पिछड़ा वर्ग शेर है, जागने की देर
लेकिन थोड़ा सा कमी रह गया। बोले सर क्या कमी रह गया? हमने कहा कमी ये रह गया कि कुंभकर्ण जो रामायण में एक पात्र था, वो कम से कम 6 महीने में एक बार जागता था, ऐसा लिखा गया है। मतलब उसकी टाइम लिमिट थी कि इतने दिन में एक बार तो जागे। मगर हम ओबीसी वालों की कोई टाइम लिमिट है क्या कि कितने दिन में जागे? तो हमारी तो कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो पिछड़ा वर्ग शेर है, जागने की देर है तो 500 साल तक इंतजार करें क्या जागने के लिए? ना हम रहेंगे 500 साल में, ना आप रहेंगे, वही हाल होगा। तो थोड़ा परिवर्तन करना है इस नारे में। क्या पिछड़ा वर्ग शेर है, बस जगाने की देर है, जागने की देर नहीं है, जगाने की देर। तो जो नारा लगाएगा उसकी जिम्मेदारी फिक्स हो जाती है इस नारे से कि हमें जगाना। तो आखिरी बात फिर मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें जगाने का काम करना है। जितना ज्यादा जल्दी हम कर सकते हैं उतना अच्छा हो। नहीं तो कितने महापुरुष आए, कितने ने संघर्ष किया, कितने चले गए। और हमारे समाज की तो आदत ही है, जब महापुरुष काम करता है तब कमियां खोजते हैं, जब चला जाता है तब अगरबत्ती जलाते हैं, पूजते हैं। तो ये तो हमारा काम ही है। तो हमें ये तय करना है कि अब देर नहीं करना है। हमें हर गांव गली मोहल्ले में अपनी विचारधारा की फ्रेंचाइजी खोल देना है। विकल्प दोगे तब लोग आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो विकल्प देना पड़ेगा हर जगह बैठ करके। उसके लिए हम लोगों को मेहनत करना चाहिए, उसके लिए प्लान बनाना चाहिए। इस मौके पर मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूँ, चूंकि समय भी हो रहा है। आप सभी लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।